भारत में या भारत के बाकी हिस्सों में उनकी वही करने की मंशा ना हो जो उन्होंने गुजरात में 2002 में किया। नरेंद्र मोदी गांधीनगर में एक पुस्तक के विमोचन के समारोह में बोल रहे थे जब उन्होंने कहा कि उन्होंने गुजरात का कर्ज उतार दिया है और अब देश का कर्ज उतारने की बारी है, तो वहां बैठे लोगों ने तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ नरेंद्र मोदी के बयान का स्वागत किया, लेकिन कांग्रेस तिलमिला गई। फलस्वरूप राशिद अल्वी हो चाहे मनीष तिवारी, उन्होंने नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों ले लिया। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल शनिवार शाम को अपना अनशन समाप्त करेंगे। बिजली पानी के मुद्दे पर उनका अनशन 14वें दिन भी जारी है। केजरीवाल के समर्थकों की संख्या 10 लाख से ज्यादा पहुंच चुकी है और शुक्रवार को केजरीवाल की बिगड़ी हुई तबीयत के मद्देनजर सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया गया। अनशन पर बैठे केजरीवाल की तबीयत खराब है, हालांकि उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। गुरुवार को केजरीवाल से मिलने उनके माता पिता भी पहुंचे थे। समाज सेवी अन्ना हजारे भी केजरीवाल से अनशन तोड़ने की अपील कर चुके हैं। बढ़ते पानी और बिजली के बिल ऐसा मुद्दा जो दिल्ली के बड़े हिस्सों को छू रहा है, जनता को घरों से निकलने पर विवश कर रहा है। तभी तो केजरीवाल डटे हुए हैं, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है सेहत गिर रही है, जनता पर भी जादुई असर हो रहा है, लोगों की भीड़ बढ़ रही है और अरविंद केजरीवाल सत्ता में बैठी शीला दीक्षित को अपनी ताकत का एहसास भी करा पा रहे हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव इस साल के आखिर में हैं। तब तक केजरीवाल दिल्ली के हर कोने में पार्टी की पहुंच बना लेना चाहते हैं, ताकि जब चुनाव का एंड वक्त आए तो बड़ी लड़ाई पूरी ताकत के साथ लड़ी जा सके। दिल्ली गैंगरेप के आरोपी विनय शर्मा की तिहाड़ जेल में जमकर पिटाई हुई है। विनय शर्मा के हाथ की हड्डी टूट गई है, जिसके बाद उसे जीबी पंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। आज जब आरोपी विनय शर्मा फास्ट ट्रैक कोर्ट पहुंचा तो उसके हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ था। वहीं विनय शर्मा के वकील का कहना है कि तिहाड़ जेल के कैदियों और पुलिस वालों ने गुस्से में आकर उसकी पिटाई की है। आरोपी विनय के वकील ने कोर्ट से अपील की है कि विनय को किसी अन्य जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। दरअसल आरोपी वही शख्स है जिसने कोर्ट में अर्जी लगाकर इंडियन एयरफोर्स की परीक्षा देने की अनुमति मांगी थी। साथ ही जेल के भीतर कुछ सहूलियतें भी मुहैया कराने की गुजारिश की थी। विनय शर्मा ने इससे पहले भी कोर्ट से कहा था कि तिहाड़ जेल के भीतर उसकी जान को खतरा है। विनय शर्मा की पिटाई से एक बार फिर तिहाड़ जेल प्रशासन की लापरवाही उजागर हुई है। इससे पहले आरोपी विनय शर्मा ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में अर्जी लगाकर अपनी खुराक में दूध और फल देने की बात कही थी। साथ ही उसने पढ़ने के लिए अखबार की भी मांग की थी। आरोपी विनय शर्मा की इस मांग पर कोर्ट ने तिहाड़ प्रशासन से जवाब मांगा है। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को मिलना चाहिए काम ना करने का राष्ट्रपति मेडल। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है खुद आजम खान का। कद्दावर मंत्री आजम खान बुंदेलखंड में पेयजल समस्या की बुलाई एक बैठक में भाग लेने आए थे। बैठक बुलाई थी मुख्यमंत्री ने। आजम खान ने अधिकारियों से नाराजगी जताई तो साथ ही केंद्र पर भी निशाना साधा। आजम खान एक बार फिर अपने अधिकारियों से नाराज नजर आए। मौका था बुंदेलखंड में पानी की समस्या से निजात दिलाने की मुख्यमंत्री की बैठक का। बैठक में भाग लेने आए आजम ने इस समस्या को गंभीर बताया, साथ ही अधिकारियों की निकम्मेपन पर निशाना साधा। कहा अधिकारी काम नहीं करते और बदनाम सरकार को होना पड़ता है। अगर उन्हें सजा नहीं मिल सकती तो कम से कम उन्हें राष्ट्रपति मेडल काम न करने के लिए दिला दिया जाए। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने बुंदेलखंड की प्यास बुझाने की कई बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी। कुल 600 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी दी गई। इस मौके पर नगर विकास मंत्री ये कहना नहीं बोली कि केंद्र सरकार का जो पैकेज आता है उसमें से 90% धन तो यूपी में पहुंचता ही नहीं। अब सपा सरकार अपने प्रयासों से बुंदेलखंड की प्यास बुझाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि पेयजल की समस्या से निपटने के लिए रोड मैप तैयार किया जा चुका है। बुंदेलखंड को लेकर सियासत भी लगातार होती रही है। अब बात तो तब बने जब रोड मैप अमली जामा पहने। राजा भैया पे कसा सीबीआई का शिकंजा। सीबीआई ने नोटिस देकर राजा भैया को बुलाया कैंप कार्यालय। नोटिस में 7 दिन का दिया गया है समय। राजा भैया ने थामा मुख्यमंत्री का दर। कुंडा में हुए तिहरे हत्याकांड में राजा भैया पर सीबीआई का शिकंजा आखिरकार कसता नजर आ रहा है। सीबीआई ने नोटिस देके पूछताछ के लिए राजा भैया को अपने कुंडा कैंप ऑफिस में बुलाया है। इस नोटिस में राजा भैया को 1 हफ्ते का समय मिला है अपना पक्ष रखने के लिए। राजा भैया के समर्थक उनके भाई अक्षय प्रताप और ड्राइवर गुड्डू से सीबीआई पहले ही पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई ने सबसे पहले शासन को खत लिखकर कुंडा सर्किल के पुलिस कर्मियों को ये कहकर हटवाया था कि पुलिस कर्मी स्थानीय नेताओं के दबाव में हैं। अब सीबीआई राजा भैया से इस हत्याकांड से जुड़े तारों पर पूछताछ करेगी। नोटिस के बाद राजा भैया ने मुख्यमंत्री से उनके आवास में मुलाकात की। 15 मिनट तक की इस मीटिंग का कोई ब्यौरा तो नहीं मिला।
लेकिन इस मीटिंग के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव की पुरजोर तैयारियां शुरू कर दी है। संगठन के साथ साथ जातीय समीकरणों का भी खास ख्याल रखा जा रहा है और शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर केंद्र सरकार ने ये मांग पूरी नहीं की तो समाजवादी पार्टी दिल्ली कूच करेगी और दिल्ली में घेराव भी करेगी। लोकसभा चुनाव 2014 यानी वो मुहिम जो पूरा करेगा मुलायम सिंह यादव का दिल्ली में अहम भूमिका निभाने का सपना, और मुलायम की इस मुहिम में अब समाजवादी पार्टी ने भी उसी दृष्टिकोण से तैयारियां शुरू कर दी हैं। यही नहीं, जातीय समीकरणों की सियासत का केंद्र माने जाने वाले उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी सपा इसका खास ख्याल रख रही है। अब समाजवादी पार्टी ने अपना ध्यान प्रदेश की अति पिछड़ी जातियों पर केंद्रित करना शुरू कर दिया है। कोशिश ये की जा रही है कि आखिर कैसे प्रदेश में अति पिछड़ी जातियों को अपने पाले में लाया जाए। समाजवादी पार्टी ने अभी कुछ दिन पहले ही पार्टी के प्रदेश कार्यालय में अति पिछड़ी जातियों का सम्मेलन किया था। यही नहीं, सपा ने आज यानी महर्षि कश्यप और निषाद गुहिराज जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा भी की है। पार्टी की तरफ से निर्देश दिए गए कि पूरे प्रदेश में सपा आज के दिन जिला स्तर पर ये जयंती मनाएगी और इन वर्ग के लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम भी करेगी। सपा ने ये भी दावा किया है कि केवल सपा में ही अति पिछड़ी जातियों का सम्मान है। पूर्व की बसपा सरकार में अति पिछड़ी जातियों के साथ अत्याचार हुआ है। यही नहीं, वो सरकार ने जिसने अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेज दिया है। लखनऊ में सरकार के कई मंत्रियों को शामिल होने के निर्देश दिए गए। बहरहाल पहले 17 पिछड़ी जातियों का बड़ा सम्मेलन और उन्हें अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजना और अब कश्यप निषाद जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा करना, ये संकेत साफ दे रहा है कि समाजवादी पार्टी की निगाह इन्हीं अति पिछड़ी जातियों पर है। अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी अपने मंसूबों में किस हद तक कामयाब साबित हो पाती है। अरबपति और बीएसपी नेता दीपक भारद्वाज हत्याकांड में पुलिस ने आध्यात्मिक गुरु प्रतिमानंद के 2 सहयोगियों को पकड़ लिया है। पहले सहयोगी को बहादुरगढ़ से और दूसरे सहयोगी को इंदौर के एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस इस मामले में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में लगातार छापेमारी कर रही है। गौरतलब है, इस हत्याकांड में महंत प्रतिमानंद अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। खबर है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रतिमानंद ने अपना हुलिया बदल लिया है और इस केस के आरोप में गिरफ्तार पुरुषोत्तम राणा उर्फ मोनू ने पुलिस को बताया है कि प्रतिमानंद ने उसे मर्डर की सुपारी दी थी। प्रतिमानंद के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी होने से देश के तमाम एयरपोर्ट अलर्ट कर दिए गए हैं। राणा और मान से पूछताछ के दौरान इस बात का खुलासा हुआ। बीते 26 मार्च को राणा और मान ने दीपक भारद्वाज की उनके ही फार्म हाउस पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। 30 साल पहले हुए माधवपुर फर्जी इनकाउंटर मामले में आज सीबीआई की स्पेशल कोर्ट का फैसला आ गया। कोर्ट ने अपने फैसले में 8 जीवित पुलिसकर्मियों में से 3 को फांसी की सजा व 5 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 12 मार्च 1982 को गोंडा जिले के माधवपुर गांव में एक डीएसपी की रहस्यमय परिस्थितियों में हुई मौत के बाद 12 निर्दोष ग्रामीणों को पुलिस ने गोलियों से भून दिया था, जिसे उसके इनकाउंटर का नाम दिया था। 12 मार्च 1982 में गोंडा में हुए माधवपुर कांड में, जिसमें 12 निर्दोष ग्रामीणों को फर्जी मुठभेड़ में दिखाकर पुलिस वालों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। आज सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने दोषी जीवित 8 पुलिसकर्मियों को सजा सुनाते हुए 3 अभियुक्त आरवी सरोज, रामकरण यादव, वर्माकांत पांडे को फांसी की सजा सुनाई है और वहीं 5 अभियुक्तों मंगला सिंह, परवेज हसन, नसीम अहमद, राम नायक पांडे व राजेंद्र प्रताप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 30 साल बाद आई फैसले ने कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, क्योंकि यह बहुत निर्मम तरीके से हत्या की गई और पूरी तरीके से सुनियोजित तरीके से पहले से ही डीएसपी केपी सिंह की हत्या की गई और उसके बाद फर्जी मुठभेड़ दिखाने के लिए 12 ग्रामीणों की हत्या कर दी गई, इसलिए दोषी पुलिसकर्मी इस सजा को पाने के हकदार हैं। फैसले के वक्त डीएसपी केपी सिंह की पुत्री व बहराइच की डीएम किंजल सिंह भी मौजूद थी, जो फैसला आने के बाद भावुक होकर रो पड़ी। कुछ भी हो, आजाद भारत में पहली बार ऐसे नरसंहार में पुलिस वालों को इस तरीके से इतनी बड़ी सजा मिली है। भले ही इस फैसले को आने में 30 साल से ज्यादा का वक्त लग गया हो, लेकिन मारे गए ग्रामीणों के परिजनों व डीएसपी के परिवारजनों को इस लड़ाई को लड़ने में काफी संघर्ष करना पड़ा है। उत्तर प्रदेश पुलिस में जहां पुलिसकर्मियों की नई भर्ती होने जा रही है, वहीं पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि इससे हालात खासे नहीं सुधरेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस में है पुलिसकर्मियों का टोटा, जिसके चलते अब उत्तर प्रदेश पुलिस नई भर्ती करने जा रही है, लेकिन आला अधिकारियों का कहना है कि इसके बावजूद खासा फर्क नहीं पड़ेगा।
हेड कांस्टेबल और इंस्पेक्टरों की भर्ती जहां लगातार निरस्त होती रही है, जिसके चलते इनमें भारी गिरावट आई है। जहां हेड कांस्टेबल 72% और इंस्पेक्टरों की भर्ती में 82% की कमी है। उत्तर प्रदेश में जहां अब नई भर्ती के बावजूद 5 से 7 साल ये कमी ऐसे ही बरकरार रहेगी। जहां उत्तर प्रदेश पुलिस के आईजी लॉ एंड ऑर्डर ने खुद इस बात पर संदेह जताया है कि पुलिस की भर्ती के बावजूद इन रिक्त पदों में खासी बढ़ोतरी नहीं होगी। उत्तराखंड में आखिरकार चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने शासन द्वारा जारी अधिसूचना के बाद अपना कार्य भी पूरा कर दिया है। ऐसे में साफ है कि अब 28 अप्रैल को मतदान निकाय चुनाव को लेकर होगा। वहीं आचार संहिता लगते ही राजनीतिक दल भी हरकत में आ गए हैं। गुरुवार को शासन द्वारा निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने के बाद शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने भी निकाय चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू कर दी है। कार्यक्रम के तहत 8 से 12 अप्रैल तक नामांकन की प्रक्रिया होगी। 13 अप्रैल को कागजों की जांच कराई जाएगी। 15 अप्रैल तक नाम वापसी किए जा सकेंगे। वहीं 16 अप्रैल को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। वहीं 28 अप्रैल को मतदान व 30 अप्रैल को मतगणना होगी। निर्वाचन आयोग की तरफ से सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि अब निकाय चुनाव क्षेत्र में किसी भी तरीके की घोषणा नहीं की जा सकेगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त हरीश जोशी के अनुसार आयोग ने निकाय चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं शहरी विकास मंत्री प्रीतम पवार ने भी साफ कर दिया है कि निकाय चुनाव बेहतर ढंग से होंगे। 4 मई तक नए पदाधिकारी अपना कार्यभार संभाल लेंगे। वहीं आयोग द्वारा कार्यक्रम घोषित किए जाने और आचार संहिता लगाए जाने के चलते राजनीतिक दलों में हलचल शुरू हो गई है। भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रत्याशियों के चयन को लेकर तेजी से कार्य कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस 9 अप्रैल तक प्रत्याशियों को घोषणा करने की तैयारी कर रही है। वहीं भाजपा 7 अप्रैल तक अपनी लिस्ट जारी करने की बात कर रही है। साफ है, राजनीतिक दलों में जल्द से जल्द प्रत्याशियों के चयन को लेकर दबाव है। हालांकि सबके अपने अपने दावे हैं चुनाव को लेकर। एनआरएचएम स्कैम मामले के मुख्य आरोपी सीनियर आईएएस प्रदीप शुक्ला ने आज सीबीआई कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सीबीआई कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। इसके साथ ही 2 अन्य आरोपियों को भी अंतरिम जमानत मिल गई है। अब इन सभी 3 आरोपियों को 10 अप्रैल को कोर्ट में पेश होना होगा। गाजियाबाद में सीबीआई की विशेष अदालत में चल रहे एनआरएचएम घोटाला मामले में कई बार पेशी से बचते रहे सीनियर आईएएस प्रदीप शुक्ला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गए थे। आज शुक्ला ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। अदालत ने उनके प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड के 2 अधिकारियों देवेंद्र मोहन और रविंदर राय को भी अंतरिम जमानत दे दी गई है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 अप्रैल की तारीख नियत की है। कोर्ट में सरेंडर करने वाले सभी 3 आरोपियों को सीबीआई कोर्ट ने राहत दे दी है। हालांकि ये राहत सिर्फ 5 दिनों के लिए है, लेकिन इस राहत से तीनों आरोपी जेल जाने से बच गए हैं। गाजियाबाद से सटे नोएडा में आज सुबह एक भीषण हादसा हुआ। इस हादसे के दौरान ड्राइविंग सीट पर बैठे एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। नोएडा के सेक्टर 60 में भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क पर सरियों से भरा ट्रक खड़ा था। पीछे से आ रही i10 कार ट्रक से जा टकराई और ट्रक पर लदा सरिया कार में घुस गया। हादसे में HCL कंपनी के HR हेड अमित श्रीवास्तव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि विक्रम और एक अन्य युवक घायल हो गया, जिसे नोएडा के फोर्टिस हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। नोएडा के शॉपिंग मॉल के पास ये हादसा हुआ है। दरअसल इस हादसे में अमित श्रीवास्तव की मौत की वजह बनी ट्रक पर लदी वो सरिया जो सीधे उसके छाती में जाकर घुस गई। गाजियाबाद के लोनी में पीने का पानी लोगों के लिए जहर साबित हो रहा है, जहां दूषित पानी पीकर बीमार होने वालों की संख्या 200 के पार जा पहुंची है। लोनी का प्रेम नगर इलाका 2 दिनों से इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि यहां दूषित पानी पीने के चलते कई लोग बीमार हो चुके हैं। इलाके में कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है, जिसे स्थानीय लोग दूषित पानी से जोड़कर ही देख रहे हैं। वहीं अधिकारियों की राय इससे अलग है। बहरहाल अभी तक दूषित पानी पीने के चलते 200 से ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं, जिन्हें गाजियाबाद व दिल्ली के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इलाके में एम्बुलेंस व डॉक्टरों की टीम हर वक्त मौजूद है। वहीं जिस वाटर टैंक से पानी की सप्लाई होती है उसकी सैंपलिंग कराई गई है और अधिकारी बीमारी फैलने के पीछे के सही कारणों को जानने में जुटे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो दूषित पानी पीने के चलते ही कुछ लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि
प्रशासनिक अधिकारी इससे साफ इंकार कर रहे हैं। उत्तराखंड में शिक्षा को हमेशा से ही बढ़ावा दिए जाने को लेकर नए नए आयाम तलाशे जाते रहे हैं। ऐसे में डीआईटी ने एक बार फिर तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिए जाने को लेकर 3 दिन का सेमिनार आयोजित किया है। देहरादून शिक्षा के लिहाज से देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। यहाँ पर शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जाता है, जिसके लिए देहरादून में लोग देश और विदेश से